5 साल के टीचिंग करियर में मुझे ये फैक्ट पता चला कि 15% स्कूल स्टूडेंट्स को लगता है कि इस मैप में ये हिस्सा यानी श्रीलंका इंडिया का कोई स्टेट है। बट लेट मी बर्स्ट योर बबल माई किड्स। श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट साउथ एशियन कंट्री है और इंडिया की नेबर है। यहाँ करीबन 2 करोड़ लोग रहते हैं और वो भी बहुत डाइवर्स। आइए इनकी डाइवर्सिटी को ध्यान से समझते हैं। ये है श्रीलंका और यहाँ 74% पॉपुलेशन सिन्हालीज की है, 18% तमिल्स की भी, जिसमें से 13% श्रीलंकन तमिल्स और 5% वो इंडियन तमिल्स जिनके फोर फादर्स कभी यहाँ प्लांटेशन वर्कर के तौर पर गए होंगे। अब ज्यादातर सिन्हालीज बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं और तमिल्स में हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। इसके अलावा यहाँ 7% क्रिश्चियंस भी रहते हैं जो सिन्हाला या तमिल दोनों बैकग्राउंड से हो सकते हैं। श्रीलंका को एक देश के रूप में आजादी मिली 1948 में। बस इसी के बाद से यहाँ थोड़ी दिक्कतें शुरू हो गई। सिन्हाला कम्युनिटी ने माना कि क्योंकि वो मेजॉरिटी में है तो श्रीलंका में उनका राज चलना चाहिए। तो लीजिए, श्रीलंका में शुरू हो गया मेजॉरिटेरियन रूल, यानी जब एक मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल करने लगे। फिर 1956 में एक कानून से सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। श्रीलंका के नए संविधान में बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म को खास जगह मिली, यानी वो बन गया एक तरह से ऑफिशियल रिलीजन। अब आपके भाई बहन को पेरेंट्स ज्यादा प्यार या अटेंशन देंगे तो आपको नेग्लेक्टेड या इग्नोर्ड तो फील होगा ही। बस वैसे ही तमिलियंस को भी अपने देश में एलियन सा महसूस होने लगा। ये एलियनेशन की भावना और गहरी होने लगी जब तमिलियंस को बराबरी के मौके मिलना बंद हो गया। और भाषा जो आती ही नहीं, उसमें कैसे एप्लीकेशंस भरेंगे और कैसे बात करेंगे। आप ये समझ लो कि किसी पंजाबी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए बच्चे से हम कहें कि मराठी में अपने एग्जाम्स दो। अब तमिलियंस को जब ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट नहीं मिला और जो मिला उसे सप्रेस कर दिया गया, तो उन्होंने अपना एक संगठन बनाया, LTTE। इस संगठन का नाम था यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ईलम यानी देश। इस संगठन की डिमांड थी कि श्रीलंका के कुछ हिस्से को एक अलग देश बनाकर इन्हें दे दिया जाए, और इसके लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। LTT के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि आगे चलकर ये भारतीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के मौत का कारण भी बना। इसके बारे में डिटेल से हम कभी और बात करेंगे। हमारी कहानी में LTT बन जाने के बाद श्रीलंका में हालात आम नहीं रहे, बल्कि बद से बदतर हो गए। श्रीलंका में सिविल वॉर यानी गृह युद्ध छिड़ गया, जो 2009 में जाकर खत्म हुआ। इस दौरान कई लोगों की जान गई, बहुत लोग बेघर भी हुए और तनाव की स्थिति लगातार बनी रही। ये सब हुआ केवल एक चीज के कारण, पावर। देखिए, पावर एक ऐसा श्राप है जो अगर एक जगह एक्यूमुलेट यानी एकत्रित कर दिया जाए तो केवल बर्बादी लेकर आएगा। वहीं अगर हम इसके छोटे छोटे हिस्से करें और इसको बांट दें तो ये वरदान भी बन सकता है। यही चीज हम इस चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। अगर पावर शेयर नहीं करेंगे तो सिविल वॉर तक हो सकता है। ये तो आपने श्रीलंका के एग्जाम्पल से देख लिया। लेकिन अगर हम पावर को शेयर करें तो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम। यूरोप कॉन्टिनेंट में बसा देश बेल्जियम, जिसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, हमारे देश के हरियाणा के साइज का है। इसके पड़ोसी हैं फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग। इसकी पॉपुलेशन भी बहुत डाइवर्स है। बेल्जियम में 59% डच भाषा बोलने वाली आबादी जो फ्लेमिश रीजन में रहती है, 40% फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं जो वेलोनिया रीजन में रहते हैं, और 1% लोग यहाँ जर्मन भाषा भी बोलते हैं। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है, यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। फ्रेंच पॉपुलेशन यहाँ 80% है और डच भाषी लोग यहाँ 20% है। लेकिन अपने इन डिफरेंसेस से सीख लेकर बेल्जियम के लीडर्स ने एक तरीका निकाला, और वो तरीका था अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 से 1990 के बीच 4 बदलाव इनके संविधान में किए गए। पहला अमेंडमेंट था ये मेक श्योर करना कि इनके पार्लियामेंट में डच और फ्रेंच मंत्री बराबर गिनती के होंगे। कुछ कानूनों के लिए हर लिंग्विस्टिक ग्रुप की सहमति होना भी जरूरी कर दिया गया। दूसरा बदलाव था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स बांट दी जाएं और स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के अधीन यानी सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी। तीसरा बड़ा बदलाव था कि इनकी राजधानी ब्रुसेल्स में भी डच और फ्रेंच मंत्री बराबर गिनती के होंगे। चौथा और आखिरी चेंज किया गया कि एक अलग टाइप की गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसे कम्युनिटीज इलेक्ट करेंगी, यानी जर्मन्स,
जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे और फ्रेंच और डच अपनी खुद की गवर्नमेंट को। इस टाइप की गवर्नमेंट के पास कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड पावर्स होंगी। तो बस बेल्जियम में इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद शांति। लेकिन पावर को शेयर करें क्यों? दो एग्जाम्पल्स तो आपने देख लिए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और दो प्रॉपर कारण है पावर शेयरिंग के, प्रूडेंशियल और मॉरल। प्रूडेंशियल यानी पावर शेयरिंग इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि ये लॉजिकल चीज है, ऐसा करने से कम कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कम लड़ाई झगड़े होंगे। और दूसरा मॉरल रीजन ये कहता है कि पावर शेयरिंग इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि ये सही है और डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी भी है। चलिए ठीक है, पावर शेयरिंग करनी चाहिए हम समझ गए, लेकिन पावर को शेयर करें कैसे? तो अब हम आते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पर। आप पावर को शेयर कर सकते हैं ऑर्गन्स या लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में, या पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग का मतलब होगा लेजिस्लेचर जो लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उन लॉज को इंप्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो लॉ ब्रेकर्स को पनिश करती है। इन तीनों में पावर को बांटना, इसे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग या चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है। इसके अलावा अलग अलग लेवल्स पर भी पावर शेयर की जाती है, जैसे सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में पावर का बंटवारा। इसे वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। हर देश में कई सामाजिक गुट यानी सोशल ग्रुप्स होते हैं, अलग धर्म, अलग भाषा, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी। हमें यह निर्धारित करना चाहिए कि इन सभी सोशल ग्रुप्स के साथ हम फेयरनेस से रहें, माइनॉरिटीज और कमजोर ग्रुप्स को सपोर्ट दें। यह भी पावर शेयरिंग का एक तरीका है। इसके अलावा हम पॉलिटिकल पार्टीज में पावर को बांट सकते हैं, यानी जो डेमोक्रेसी में कॉम्पिटिटर्स बनते हैं, कोई रूलिंग पार्टी तो कोई ऑपोजिशन पार्टी, सबके पास थोड़ी बहुत पावर होती है। आपने देखा होगा कई बार जब लोग सरकार से अग्री नहीं करते तो प्रोटेस्ट या मूवमेंट करते हैं। इन मूवमेंट से सरकार पर प्रेशर बनता है। कुछ परमानेंट ग्रुप्स जैसे विमेन ऑर्गेनाइजेशन या किसान यूनियन भी सरकार पर प्रेशर डाल सकते हैं। ये भी पावर शेयर करने का एक तरीका है। मूवमेंट्स और प्रेशर ग्रुप्स में बस ये फर्क है कि मूवमेंट्स सडन और कई बार अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं, जबकि प्रेशर ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड और परमानेंट होते हैं। आपके इस चैप्टर में आप छोटी सी कहानी लेबनान देश की भी पढ़ेंगे, जहां की बेरूट सिटी में खलील नाम का लड़का रहता है। वो बहुत कंफ्यूज्ड है कि उसके देश में बाकी जगहों की तरह नॉर्मल इलेक्शंस क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि लेबनान के प्रेसिडेंट सिर्फ वही इंसान बन सकते हैं जो क्रिश्चियनिटी के मैरोनाइट ग्रुप से हों। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको सुन्नी मुस्लिम होना पड़ेगा और डिप्यूटी पीएम बनने के लिए ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। यहां एक शिया मुसलमान ही पार्लियामेंट का स्पीकर बन सकता है। एक्चुअली लेबनान में भी एक सिविल वॉर हुआ था, जिसके बाद ये बदलाव किए गए। आपकी मम्मी ने सिखाया हो या नहीं, मैम ने सिखा दिया, शेयरिंग इज केयरिंग, खाना भी और पावर भी।